मुंबई की वो बरसाती रात थी। हवा में अजीब सी नमी थी और पूरा शहर एक नींद में डूबा हुआ लग रहा था। मैं राहुल शर्मा अपने एक कमरे के फ्लैट में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। मेरी ज़िंदगी उतनी ही सामान्य थी जितनी एक आम आईटी इंजीनियर की होती है। सुबह ऑफिस, रात को नेटफ्लिक्स और नींद। मगर उस रात कुछ अलग था। रात के 2:33 पर अचानक मेरे ड्राइंग रूम में रखा पुराना रोटरी डायल फ़ोन बज उठा। मैं चौंक गया। ये फ़ोन मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। वो मेरे दादा की निशानी था जो एक शोपीस की तरह शेल्फ पे रखा था। न कनेक्शन, न वायर, बस एक सजावट। कहीं सपना तो नहीं देख रहा? मैंने खुद से कहा। फ़ोन फिर बजा, इस बार कुछ ज़्यादा ज़ोर से। दिल की धड़कनें तेज़ होने लगे। धीरे धीरे मैं उठा और कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। फ़ोन से सिर्फ एक धीमी आवाज़ आई, किसी औरत की, जैसे कोई रो रहा हो। बहुत धीमी और टूटी फूटी आवाज़। भागो, वो आ रहा है। उसके बाद ट्रिन ट्रिन और फ़ोन कट गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस फ़ोन में कोई कनेक्शन ही नहीं था उससे कॉल कैसे आ सकती है? मैंने तुरंत मोबाइल उठाया। कोई मिस्ड कॉल नहीं, कोई अलर्ट नहीं। तभी बिजली चपकने लगी और खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी। अंदर ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही कुछ बेहद अजीब, जैसे कोई मौजूदगी कमरे में आ गई हो। मैंने टाइम टू क्लब जैसे ही एक कदम बढ़ाया था, तभी पड़ोसी दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी। 2:33, 2:32, 2:31। मैंने अपनी आंखें मसल ली। फिर देखा, अब सब ठीक हो गया था। क्या ये सब मेरा भ्रम था? क्या मैं ओवरवर्क के कारण कोई हेलुसिनेशन देख रहा था? लेकिन नहीं। अगली सुबह मुझे सबसे डरावनी चीज़ दिखी। जब मैं उठा तो डेस्क पर रखा रोटरी फ़ोन रिसीवर से लटका हुआ था, जैसे किसी ने बात की हो। और उसकी डायल प्लेट पर किसी ने उंगली से 2-3-3 खुरच कर लिखा था, खून से। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और ऑफिस चला गया। लेकिन पूरा दिन अजीब सा गुजरा। लोगों के चेहरों पर जैसे परछाइयाँ नाच रही थीं और मैं हर पल एक अनदेखे डर के साए में जी रहा था। बॉस ने पूछा, सब ठीक है राहुल? मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन अंदर से सब कुछ हिल चुका था। रात को जब घर लौटा तो एक अजीब सी घुटन कमरे में भरी थी, जैसे कोई मेरी हर हरकत देख रहा हो। घर में कदम रखते ही एसी अपने आप चालू हो गया। रिमोट टेबल पर ही रखा था और बिजली भी गई नहीं थी। मैंने खुद को समझाया, कोई बड़ा मामला नहीं है, हो सकता है पावर सर्ज से फ़ोन एक्टिव हो गया हो। पर फिर वो हुआ जो हर शक को यकीन में बदल गया। रात के ठीक 2:53 पर वही फ़ोन दोबारा बजा। इस बार मैं तैयार था। मैंने हाथ में मोबाइल कैमरा ऑन कर लिया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। धीरे से रिसीवर उठाया और इस बार एक गहराई से भरी आवाज आई, पुरुष की, बहुत ही भारी और धीमी। अब वक्त बचा नहीं, उसने मुझे भी मारा था, अब तुम्हारी बारी है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन कौन मारने आ रहा है? कॉल कट गया और तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुद ब खुद बंद हो गया। खिड़कियां पहले ही बंद थीं, अब पूरा फ्लैट एक सीलन भरी अंधेरी कोठरी बन चुका था। मैंने फौरन मोबाइल देखा। रिकॉर्डिंग बंद थी, वीडियो फाइल करप्ट हो चुकी थी। आधा डर तो इसी बात से लग रहा था कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था, ये सब मेरे दिमाग का खेल है या वाकई कुछ है। मैंने उस रात सोने की कोशिश की, लेकिन नींद कहाँ। हर भर बार जब आंख लगती मैं एक ही सपना देखता, एक औरत साड़ी में, बाल बिखरे हुए, खून से लथपथ किसी सीलन भरे बाथरूम में फंसी है और दीवारों से आवाज़ें आ रही हैं। वो अभी भी यहीं है, उसी फ्लैट में। सुबह उठते ही मैंने इमारत के वॉचमैन से बात की, भाई साहब, इस फ्लैट में पहले कौन रहता था? उसने मुझे अजीब निगाहों से देखा। साहब, आप नए हो, नहीं पता क्या?
वहाँ पहले एक आंटी रहती थीं, अकेली। फिर एक रात पुलिस आई थी। किसी ने बताया था कि घर से बदबू आ रही है। अंदर से वो औरत मरी मिली, गला कटा हुआ। नाम क्या था उसका? मैं कांपती आवाज में पूछ बैठा। अन्वेषा। अन्वेषा, वही नाम जो मैंने अपने बचपन में सुना था। माँ की किसी पुरानी सहेली का नाम। क्या ये वही है? क्या मेरा अतीत इस सब से जुड़ा हुआ है? उस दिन दफ्तर में बैठकर भी मैं उसी नाम को दोहराता रहा, अन्वेष। कैसे हो सकता है कि ये सब संयोग हो? एक अनकनेक्टेड पुराना फोन, एक आत्महत्या, एक नाम जो मेरे अतीत से जुड़ा है। नहीं, कुछ तो है। घर लौटते वक्त मैंने तय किया, अब छुपकर डरने का वक्त नहीं, अब मुझे सच का सामना करना होगा। शाम को मैं अपने फ्लैट की हर चीज की जांच करने लगा। दीवारों पर थपथपाया, फर्श की दरारें देखीं, अलमारियों के पीछे झांका, और तभी एक कोने की दीवार में हल्की सी आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे दीवार के पीछे कोई खोखला हिस्सा हो। मैंने दीवार की प्लास्टर को उखाड़ा और वहां निकला एक पुराना लकड़ी का बॉक्स। डिब्बा खुलते ही एक सड़ी हुई किताब की बदबू आई। किताब धूल और समय से गल चुकी थी, लेकिन उसके पहले पन्ने पर नाम लिखा था, अन्वेषा घोषाल। दिल एक पल को थम गया। किताब दरअसल एक डायरी थी, अन्वेषा की निजी डायरी। डायरी के कुछ पन्ने। 12 अगस्त 2002। मैं जानती हूं वो मुझे देखता है, दिन में भी, रात में भी। जब मैं आईने में देखती हूं, वो परछाई वहां पहले से खड़ी होती है। 15 अगस्त 2002। मैंने राहुल को गोद में लिया था। तब वो बहुत छोटा था, लेकिन मुझे डर है वो मेरे पास नहीं रह पाएगा। मेरी बहन का पति मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। 19 अगस्त 2002। अगर मैं कल मर जाऊं तो सच यही होगा, उसने मारा मुझे। मेरी बहन से कह देना मैं उसे माफ करती हूं। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। राहुल, मैं, ये डायरी में मेरा नाम? क्या मेरी माँ और अन्वेषा बहनें थीं? क्या मैं बचपन में इस फ्लैट में आ चुका हूं? उस रात मैंने घर के हर कमरे की लाइट ऑन कर दी, लेकिन लाइट कितनी भी तेज हो, परछाइयां छुपती नहीं हैं। रात के ठीक 2:33 कामी पर फिर वही फोन बजा। इस बार हिम्मत करके मैंने रिसीवर उठाया और कहा, तुम कौन हो? मुझे ये सब क्यों दिखा रही हो? एक धीमी सिसकती सी आवाज आई, अब पहले से साफ। मैं तुम्हें याद दिला रही हूं, क्योंकि सिर्फ तुम ही मुझे न्याय दिला सकते हो। और फिर रिसीवर के दूसरी ओर से एक खामोशी नहीं, सांसें चलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई फोन के उस पार मेरे कमरे में खड़ा हो, बस पर्दे के पीछे। मैंने मुड़कर देखा, पर्दा हिल रहा था। मैंने धीरे से पर्दा हटाया। वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक काले धुएं जैसी परछाई बन चुकी थी, और जैसे ही मैंने नजर गड़ाई, वो परछाई दीवार में घुल गई। अब मुझे यकीन हो चुका था, ये सिर्फ आत्मा की चेतावनी नहीं थी। कोई है जो अन्वेषा की मौत से जुड़ा है, और वो अब भी जिंदा है। अन्वेषा की डायरी पढ़कर मेरी नींद उड़ चुकी थी। हर पन्ना जैसे मेरा अतीत खोल रहा था। डायरी के पिछले हिस्से पर एक पता लिखा था, बैरक नंबर 13, वर्सोवा कब्रिस्तान के पीछे, और नीचे लिखा था, जहां सब शुरू हुआ। मैं अगले दिन वहां पहुंच गया। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी में मुझे एक बूढ़ी महिला मिली। वो मुझे देखते ही रह गई। तो राहुल है ना? आप मुझे जानती हैं? मैं अन्वेषा की मौसी हूं। उसने सब कुछ बताया था मरने से पहले। उन्होंने एक लकड़ी का संदूक खोला। उसमें एक पुरानी काली किताब थी,
चमड़े की जिल्द वाली, और अंदर लिखी भाषा कोई आम हिंदी या संस्कृत नहीं थी, जैसे किसी पुरानी आत्मिक विद्या की। इसमें वो सब दर्ज है जो अन्वेषा ने देखा, सहा और जिससे वो लड़ी। किताब के पन्नों में एक नाम बार बार आया, भैरवनाथ। एक रूह जो आत्माओं को बांध कर रखती है और उन्हें न्याय तक पहुंचने नहीं देती। अन्वेषा ने एक अध्याय में लिखा था, मैंने जब उस पर नज़र डाली वो छाया नहीं था, वो एक इंसान था जो काले तंत्र का प्रयोग कर रहा था मेरे परिवार को ख़त्म करने के लिए। इसमें मेरी माँ का भी जिक्र था। उन्होंने अन्वेषा को चेताया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मुझे समझ आने लगा कि उस फ़ोन कॉल की आत्मा सिर्फ कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, वो एक आत्मा नहीं, एक कैद थी, और उस कैद को खोलने की चाबी मेरे खून में थी। एक रात जब मैं किताब पढ़ रहा था, बिजली चली गई। टॉर्च की रोशनी में देखा दीवार पर किसी ने कुछ लिखा था, खून से, मैं लौट आई हूं। पलट कर देखा, वही परछाई अब मेरे सामने थी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी। अन्वेषा, मैंने फुसफुसाया। उसने सिर हिलाया, फिर एक तस्वीर दी जिसमें मैं, मेरी माँ और वो एक साथ खड़े थे। पीछे लिखा था, राहुल, तुझे मेरी अधूरी लड़ाई ख़त्म करनी है, वरना ये छाया कभी नहीं जाएगी। मैंने किताब में दिए गए मंत्रों और संकेतों से भैरवनाथ को बुलाने की प्रक्रिया शुरू की। रात को 2:33 पर मैंने पूजा शुरू की। तभी खिड़कियां अपने आप खुलीं, दीवारों से चीखने की आवाज़ें आने लगीं और वो साया भैरवनाथ मेरे सामने आ गया। आंखें लाल, चेहरा अधजला और आवाज़ मानो 100 चीखें एक साथ गूंज रही हों, तू भी नहीं बचेगा राहुल। मैंने किताब के पन्नों से मंत्र पढ़े, लेकिन मेरी आवाज़ धीमी पड़ती गई। तभी अन्वेषा की आत्मा प्रकट हुई, अब पूरी शक्ति के साथ। अन्वेषा ने बताया, भैरवनाथ तांत्रिक नहीं, तेरा चाचा था, जिसने संपत्ति के लिए मुझे मार डाला और तेरी माँ को भी जहर दे दिया। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी माँ की मौत कोई हादसा नहीं थी। मैंने आखिरी मंत्र पढ़ा, भैरवनाथ की छाया चिल्लाई और दीवारों से खून बहने लगा, लेकिन अंत में वो आग की लपटों में जलकर गायब हो गया। अन्वेषा मुस्कुराई, अब मैं मुक्त हूं, और तू भी। पुलिस की मदद से मैंने पुराने केस फिर से खोले। डायरी और किताब सबूत बनी। मेरे चाचा को गिरफ्तार किया गया। डीएनए जांच में सब साबित हो गया। अन्वेषा की आत्मा अब हर रात सपने में आती, लेकिन अब डराने नहीं, आशीर्वाद देने। मैंने उस पुराने फ्लैट को छोड़कर एक नए घर में जाना शुरू कर दिया, लेकिन वो फ़ोन मैंने रख लिया। अब वो कभी नहीं बचता। सालों बाद मैं एक सफल लेखक बना। मेरी पहली किताब का नाम था डरावनी कॉल, जो मेरी जिंदगी बदल गई। लोग कहते हैं ये कहानी असली लगती है। मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, मेरी जिंदगी की हकीकत है। और हाँ, आज भी कभी कभी रात को 2:30 पर मेरे पुराने फ़ोन से एक धीमी सी हंसी सुनाई देती है। लेकिन अब मैं डरता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मेरी रखवाली कर रही है।